हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक सीएससी वीएलई है और आप भी अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहक को एपीएस सर्विसेज देने का कार्य कर रहे हैं, यानी कि आप भी डीजीपी के माध्यम से अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहक को आधार से पैसे निकासी करने में मदद कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं इसमें दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी है और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, ताकि आपका डीजीपी वॉलेट एक्टिव रहे। क्योंकि सीएससी में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट आते हैं और आप उन प्रोजेक्ट में कार्य करते हैं, जैसे कि पहले श्रम कार्ड का प्रोजेक्ट आया था, अब विश्वकर्मा, पीएमजी दिशा, तो उन सभी का पैसा आपके डीजीपी वॉलेट में जाता है। अपने डीजीपी वॉलेट को एक्टिव रखें और प्रत्येक दिन लॉगिन करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्या इसमें अपडेट आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण सूचना। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है क्या आपको ट्रांजेक्शन से पहले करना है और क्या आपको प्रत्येक नगद निकासी से पहले करना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया ट्रांजैक्शन से पहले हर दिन करे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। अब मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा ये डीजीपी वॉलेट है, जब आपकी दुकान पर ग्राहक आते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है विड्रॉ और यहाँ पे लिखा है कस्टमर डिटेल। यहाँ से कस्टमर के बैंक को सिलेक्ट करना है, जिस भी वो बैंक से पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं। आपको यहाँ पे ग्राहक का आधार नंबर एंटर कर देना है और यहाँ पर आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। एक बात मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको कस्टमर का ही मोबाइल नंबर एंटर करना है, ना कि खुद का मोबाइल नंबर एंटर कर देना। उसका मैं रीजन आपको दोस्तों बता देता हूँ। जब भी आपकी शॉप पर ग्राहक पैसे निकासी के लिए आते हैं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर तो कस्टमर का डालना ही है, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने सेंटर पे एक डायरी मेंटेन करनी है, जिसमें कस्टमर का नाम, कितना पैसा विड्रॉ आपके सेंटर से कस्टमर ने किया है, कस्टमर का मोबाइल नंबर और उसके आगे कस्टमर के हस्ताक्षर करवाने हैं। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है, ग्राहक आपकी दुकान पे आए, आपने उनका बैलेंस इंक्वायरी किया, कस्टमर कुछ दिन बाद आपके सेंटर पे आते हैं, कहते हैं सर मैंने तो आपके सेंटर पे अंगूठा लगाया था, मेरे अकाउंट से तो पैसे कट गए हैं। आपने अगर कस्टमर की बैलेंस इंक्वायरी की है तो कस्टमर के हस्ताक्षर होने चाहिए। हाँ, ये कस्टमर आपके सेंटर पे आए थे और इन्होंने बैलेंस इंक्वायरी करवाई है। बैलेंस इंक्वायरी अगर करवाई है तो कस्टमर अगर बोलेंगे मेरे तो पैसे निकाल लिए, तो उसमें एज ए प्रूफ आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, केवल बैलेंस इंक्वायरी के लिए ऑथेंटिकेशन किया था, और आप अपनी डीजीपी की वॉलेट की हिस्ट्री में भी चेक करा सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज को आप ध्यान में रखिए। मैं आपको अपना एक उदाहरण बता देता हूँ। मेरे सेंटर पर एक बुजुर्ग महिला 3-4 बार आती है, कहती है कि हमारा वृद्धा पेंशन वगैरह आया है या नहीं आया, बेटा एक बार चेक कर दो। मैंने उनकी बैलेंस इंक्वायरी कर दी। कस्टमर बहुत बुजुर्ग थे तो मैंने उनसे कोई चार्ज भी नहीं ली, मैं अपनी जगह सही था। अब हमारे सेंटर पे कस्टमर आया, साथ में वो हमारे सेंटर पे आने से पहले कहाँ गया है इसका तो हमें नहीं पता है। अब उन्होंने कहीं अंगूठा लगाया था, उनका पैसा कट गया। वो हमारे सेंटर पे एक हफ्ते बाद 3-4 लेडीजों को लेके आती है और कहती है मैंने तो सिर्फ यहीं पे अंगूठा लगाया है और मेरे अकाउंट से पैसा कट गया है। तो ये घटना आपके साथ ना हो जाए, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। आप बैलेंस इंक्वायरी करें, चेक कैश विड्रॉ करें, ग्राहक का आपको हस्ताक्षर करवाना है। क्योंकि मेरे सेंटर में तो सीसीटीवी लगे हैं और साथ ही मैं रिकॉर्ड भी मेंटेन करता हूँ। ऐसे ग्राहक आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देंगे कि हमने तो केवल बैलेंस इंक्वायरी कराने आए थे, इन्होंने तो हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लिया। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके सेंटर में सीसीटीवी नहीं है, कोई कस्टमर पैसे विड्रॉ ही कराने आए, उन्होंने पैसे विड्रॉ करा लिए, कल को कस्टमर ने अगर बोल दिया मैं तो बैलेंस इंक्वायरी कराने आया था, मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए काट लिए। अब ऐसे में आप क्या करोगे कि आपके पास प्रूफ रह जाएगा? आपके पास तो फिर कोई प्रूफ नहीं रहेगा ना। सेंटर में सीसीटीवी होंगे नहीं, डायरी रिकॉर्ड आप मेंटेन करते नहीं। सेंटर में सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कितने दिन रहेगी? 10 दिन, 15 दिन, महीना भर। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, डायरी मेंटेन जरूर कीजिए। और इसमें कोई आपको संकोच नहीं करना है, ये तो बुजुर्ग महिला है, मैं क्या इनसे हस्ताक्षर करवाऊं, नहीं, आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। आप एक तरीके से बैंकिंग कार्य कर रहे हैं, बीसी पॉइंट भी आपके पास होगा, तो रिकॉर्ड आपको ये मेंटेन जरूर करना है, एक डायरी आपको मेंटेन करनी है। तो चलिए दोस्तों वापस टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ट्रांजेक्शन से पहले हर दिन करें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। आपको क्या कार्य करना है? यह कार्य प्रतिदिन करें। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, कस्टमर आपके सेंटर पे नहीं आ रहे हैं तो आप सोचोगे जब कस्टमर आएगा तभी मैं अपना डीजीपी आईडी लॉगिन करूंगा। आपको अपना डीजीपी प्रत्येक दिन लॉगिन करना है। और यहाँ पे लिखा है सुनिश्चित करें कि बायोमेट्रिक मिसमैच कम से कम हो। जब आप दोस्तों ग्राहक का पैसा विड्रॉ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वीएलई ऑथेंटिकेशन, ये कम से कम मिसमैच होना चाहिए। पहले तो क्या रहता था, वीएलई ऑथेंटिकेशन नहीं आता था, यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन कस्टमर का ऑथेंटिकेशन के लिए आता था। तो अभी आपको प्रत्येक ट्रांजेक्शन करने से पहले वीएलई ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। यह डीजीपी के नए वर्जन में फीचर आया है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जिसके माध्यम से ट्रांजेक्शन को और सिक्योर किया जा सकता है। आपके डीजीपी वॉलेट का कोई मिसयूज नहीं कर सकता है। जब तक आप ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तब तक ग्राहक का पैसा विड्रॉ नहीं होगा। आप अपने सेंटर पे डीजीपी आईडी लॉगिन करके चले गए तो उसका कोई यूज ही नहीं कर पाया। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के माध्यम से सिक्योरिटी को और हाई किया गया है। दोस्तों अगर आपने भी अभी तक नए वर्जन को अपग्रेड नहीं किया है, किस तरह से डीजीपी का नया वर्जन अपग्रेड किया जाता
है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी CSC VLE DGP में आपके लिए प्लस पॉइंट ये रहता है, जो रेजिडेंट्स आपके सेंटर पे विजिट करते हैं, अब क्या है वो रेजिडेंट बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग लोगों के थंब इंप्रेशन जल्दी से नहीं आते, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने DGP में आइरिस स्कैन को भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपने दुकान पर आने वाले कस्टमर को आइरिस स्कैन करके पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ पर मेरा माउस कर्सर है, अगर आपके DGP के साथ फिंगरप्रिंट डिवाइस या आइरिस डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। जैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये देखिए पासबुक, कल मेरे सेंटर पे एक सिटीजन विजिट किए, वो सिटीजन कई शॉप पर पहले ही जा चुके थे। सिटीजन ने हमें बताया कि भैया वो पहले ही कई शॉप पर जा चुके हैं, उनका आधार से पैसा निकासी नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है। दोस्तों हमारे पास प्लस पॉइंट ये भी है, यदि किसी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है तो हम आइरिस स्कैन करके भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने 5000 का ट्रांजैक्शन विड्रॉ किया है। इससे प्लस पॉइंट यह हुआ, कस्टमर कई शॉप पर विजिट कर चुका था, कहीं भी इनका पैसा विड्रॉ नहीं हुआ। अब यहाँ कस्टमर भी मेरा परमानेंट हो गए हैं, अब उनको पता है कि कहीं भी पैसा नहीं निकलेगा, सबसे पहले उनके माइंड में ये आएगा कि मुझे उसी शॉप पर जाना। DGP में प्लस पॉइंट ये हुआ ना, आइरिस स्कैन से भी आप निकाल सकते हैं और आइरिस स्कैन DGP में फास्ट वर्क करता है। अगर आधार बैंक के साथ लिंक है तो तुरंत विड्रॉ हो जाए। दोस्तों हम वापस अब टॉपिक पे चल लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सुनिश्चित करें कि बायोमेट्रिक शॉप के लोकेशन से ही किया गया हो। कहने का मतलब है आप कोशिश ये करें अपने DGP को जब भी आप लॉगिन करते हैं तो अपने सेंटर से ही APS सर्विसेज देने का कार्य करें। हाँ, इन केस अगर कोई ऐसे व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या हैंडीकैप है जिनके फिंगरप्रिंट पूरे नहीं है, तो ऐसे में आपके लिए प्लस पॉइंट यही है, तो आप अपना फिंगरप्रिंट डिवाइस के माध्यम से भी लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रत्येक नगद निकासी से पहले बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बताया गया है नगद निकासी लेन देन से पहले इसे पूरा करें। अब पढ़ लेते हैं क्या बताया गया है। सुनिश्चित करें कि लेन देन 3 मिनट के भीतर पूरा हो जाए। जैसे कि यहाँ से कस्टमर का आप बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे अमाउंट और यहाँ से VLE ऑथेंटिकेशन, उसके बाद कस्टमर का ऑथेंटिकेशन। कोशिश ये करें जब आप अपना VLE ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं 3 मिनट के भीतर आप ट्रांजेक्शन को सक्सेस कर दें। ऐसा नहीं हो कस्टमर आपके सेंटर पे आए हैं, आप अन्य सर्विसेज में वर्क करने लग गए हैं। तो दोस्तों आप समझ गए हैं, ट्रांजेक्शन सक्सेस आपको 3 मिनट के अंदर पूरी करनी है। और यहाँ पे बताया सुनिश्चित करें कि बायोमेट्रिक मिसमैच कम से कम हो। जब भी आप ग्राहक का पैसा विड्रॉ करते हैं, कस्टमर की वह फिंगर आप चूज कीजिए जिस फिंगर में कटी पिटी ना हो, एकदम साफ सुथरी, जिसके फिंगरप्रिंट अच्छे आ रहे हो, बायोमेट्रिक मिसमैच कम से कम हो। क्योंकि अगर आप बार बार थंब इंप्रेशन लगाते रहेंगे तो एक लिमिट रहती है, फिर आपको आधे घंटे के बाद ट्राई करना पड़ेगा। तो कोशिश करें मिसमैच कम से कम हो, जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है। और यहाँ पे बताया गया है सुनिश्चित करें कि बायोमेट्रिक शॉप लोकेशन से ही किया गया हो। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है जो भी कस्टमर का आप बायोमेट्रिक करेंगे शॉप लोकेशन से ही करें। हाँ, इन केस जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कोई हैंडीकैप है, बुजुर्ग हैं या बीमार हैं, वो आपके सेंटर पर नहीं चल के आ सकते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सोचो कि भाई वहाँ तो बताया गया था शॉप की लोकेशन से ही पैसा विड्रॉ करना है, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो ऐसे में अगर कोई आपके सेंटर पे विजिट नहीं करते हैं, आपके पड़ोसी हैं, आप उनको जान पहचान वाले हैं या आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, आप घर पर जाके उनका पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप CSC से रिलेटिव या DGP से संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे DGP का ईमेल ID दिया हुआ है, किसी भी हेल्प के लिए आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है किस तरह से आपको DGP सर्विसेज में काम करना है, क्योंकि CSC में आप जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आते हैं या अन्य प्रोजेक्ट जिसमें आपको कमीशन दिया जाता है, तो उसका पैसा आपको DGP वॉलेट में प्राप्त होता है। तो आपको एक DGP को प्रत्येक दिन लॉगिन करना है। दूसरा, कोशिश करें कि बायोमेट्रिक फेल कम से कम हो। तीसरा, आप कोशिश करें जब भी अपना DGP लॉगिन करें अपने सेंटर की लोकेशन से लॉगिन करें। और चौथा, आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें, अपने सेंटर पे आपको एक डायरी मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि जब परेशानी आती है आपको बता के नहीं आएगी, तो इस चीज को आप इग्नोर ना करें कि भाई हम तो इतने साल से कर रहे हैं, सिस्टम में ऑनलाइन भी तो रिकॉर्ड रहता है, क्या जरूरत है डायरी बनाने की। आपको ऐसा नहीं सोचना, एक डायरी मेंटेन भी करनी। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।